इस्तीफा देना चाहिए शख्स। और मैं ये कह रहा कि मुझे पार्टीशन के टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताना चाहेंगे आप कुछ? कौन से पार्टीशन के बारे में? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मुझे पार्टीशन और जो क्राइसिस हुए थे वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, और जो आपकी क्या जर्नी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो बेटा, वैसे तो मेरा जन्म हिंदुस्तान में, लेकिन जो हमारे पिताजी थे या और जो थे ये सब लोग पाकिस्तान से आए थे। तो पाकिस्तान में जब बंटवारा हो गया तो उससे पहले हम लोग ट्राइबल फॉर्म में थे। तो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को जो है 1871 के अंदर हमारे ऊपर एक एक्ट लगाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, अपराधी जनजातियाँ, जिसको हम जराइम पेशा भी कहते थे। तो उसके तहत जब पंजाब के अंदर 1924 के अंदर ये एक्ट लगाया गया तो हम लहंदे पंजाब में रहते थे। लहंदा पंजाब वो कहते हैं। एक जो है चढ़दा पंजाब है जो पूरब दिशा की ओर है, और जो पश्चिम दिशा की ओर जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उसको लहंदा पंजाब बोलते हैं। ठीक है ना? जो पूरब की तरफ है उसको चढ़दा पंजाब और जो पश्चिम की तरफ उसको लहंदा पंजाब बोलते हैं। तो हम लहंदे पंजाब में रहते थे। हम लोगों को जब ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा तो हम लोगों को वहाँ लाकर रखा गया। वहाँ ब्रिटिश सरकार के जो भी थे उन्होंने सेटलमेंट के अंदर हम लोग आए, और सेटलमेंट के बाद में वहाँ पर हम लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटिश सरकार ने इन क्रिमिनल ट्राइब्स को सबसे पहले तो एजुकेट करने की कोशिश करी, उनको एजुकेशन दी। और हमारे बहुत से लोग जो है, जिसमें मेरे पिताजी भी थे, मेरे नाना जी भी थे, मेरे एक और मामा जी थे वो भी, तो वो सब लोग ब्रिटिश टाइम में ही सरकारी नौकरी में लग गए थे, क्योंकि उस समय जो है 4 जमात पढ़ते थे और 4 जमात के बाद में उनको नौकरी मिल जाती थी। तो इस तरह से हमारी इस कॉलोनी में भी आपने देखा होगा बहुत से लोग तो उनके बच्चे भी लगे, तो उनके बच्चों के बच्चे भी रेलवे में नौकरी आज भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब हम आए तो 1924 में अंग्रेज़ों ने जो है हमको एक तो एजुकेशन दी। एजुकेशन देने के बाद साथ साथ जो हम जो है मतलब कि एक तरह से आदिवासी जनजाति थे, तो हमारा कोई इस तरह का रिलीजन नहीं था। तो जो सेटलमेंट के जो सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे उन लोगों ने हमें रिलीजन की भी शिक्षा दी। तो हमारे जितनी सेटलमेंट थी उनमें 2 सुपरिटेंडेंट थे। एक तो सरदार हरि सिंह जी थे। सरदार हरि सिंह के अंडर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंटें आती थी। तो उन्होंने हमें 1924 में आने के बाद में हमें सिख धर्म की शिक्षा दी, और हमारी जाति के मैक्सिमम लोग जो है, ज़्यादातर लोग सिख बन गए। और कुछ सेटलमेंटें हमारी जो वो थी पंडित रामनाथ के अंदर, दूसरे सुपरिटेंडेंट थे पंडित रामनाथ। तो रामनाथ जी ने उनको हिंदू धर्म की शिक्षा दी। इस तरह से जो हमारा कबीला था वो ये समझो कि 90 और 10% की रेशो में बट गया, और ज़्यादातर लोग हमारे 90% लोग सिख हो गए, 10% लोग वो सनातनी हो गए। ठीक है ना? उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने जब ये देश का बंटवारा हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने जब ये जो हो गया भाई ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, या ये इंडिया ये पाकिस्तान है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दंगे भड़कने लगे, और दंगे भड़कने लगे, उधर से मारकाट होके लोग इधर आने लगे, इधर से लोग ट्रेनों में मारकाट। हाँ, किस चीज़ के लिए हुए? किस चीज़ के लिए? वैसे ही बस जिसे कहते हैं कि कम्युनल राइट मान लो, या जो मतलब कि क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अच्छा। मतलब ऐसा था कि एक तरह का मतलब कि लोगों ने जो नेताओं के थे इधर मतलब कि गांधी नेहरू थे तो उधर जिन्ना थे,
तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो है वो भाई हिंदुस्तान जो है वो हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ हिंदू ना रहे। इधर के लोगों ने कहा ये तो हिंदुस्तान हो गया, तो यहाँ से मुसलमान जाओ। तो वहाँ से जो है धीरे धीरे करते जो है दंगा फसाद बढ़ता चला गया। और हालत ये होगी कि जो हमारे जो सेटलमेंटों में जो थे उसमें जो है बहुत से मुसलमान भी थे। मुसलमान हमें कहते रहे कि आप यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मतलब दंगे इतने भड़क गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप लोग चले जाओ, अच्छा है, हम भी शायद ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो सेफ गार्ड या मतलब आपकी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे कि कोई भी आ गया, कोई भी काफिला आ गया, कोई भी हमला करता है तो हम शायद आपको नहीं बचा पाएंगे। तब हमारे लोग वहाँ से रातों रात जो है उधर से निकलकर सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, कोई सामान नहीं, जो भी पहना था उसी के अंदर ही अपने बच्चों को लेके, और हम वहाँ से पैदल ही चल पड़े। तो क्योंकि हम पंजाब से थे तो हमारे ज़्यादातर लोग इधर से अमृतसर के बॉर्डर से, उधर जो है हिंदूमल कोट बॉर्डर से, इन बॉर्डरों से हमारे लोग जो है क्रॉस करके यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में फिर जगह जगह रिफ्यूजी कैंप बने। अब उस समय बहुत से लोग रास्ते में उन लोगों के जो कातलाना हमले हुए या कुछ भी हुआ है, इधर से जैसे हो रहे थे उधर से वैसे, तो इस तरह से बहुत से लोग उसमें मारे गए। और मतलब कंडीशन बहुत ही बैड थी। हाँ, कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि बॉर्डर्स पर दंगे फसाद इतने बढ़ गए थे दोनों ही कंट्री में, उधर पाकिस्तान में भी, इधर हिंदुस्तान में भी। तो वहाँ से लोग जो है जो पैदल चलकर और जगह जगह मतलब अमृतसर रुके, पटियाला रुके, करनाल रुके, इस तरह से जगह जगह रुकते रुकते वहाँ रिफ्यूजी कैंपों में जो भी मिलता था, किसी दिन तो खाली चने मिलते थे, चने खा के जो है गुजारा कर लेते थे। जो कपड़े पहने थे वही कपड़े की कोई दे गया, दूसरे कपड़े को डाल लिए, वरना इस तरह करते करते और हम हिंदुस्तान में रिफ्यूजी कैंपों में आके, और हमारे लोगों ने फिर जो भी थे मतलब लोग आए उनको सरकार ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें एक तरह से परमानेंट रहने के लिए 1930-31 के अंदर ज़मीनें दी थी। उस समय अंग्रेज़ गवर्नमेंट जितने भी ये ट्राइब थे इन लोगों को ज़मीन देते थे। जहाँ पर ज़मीन अच्छी होती थी वहाँ आधा मुरब्बा, जहाँ पे ज़मीन में पानी कम होता था वहाँ पर 1 मुरब्बा, जहाँ बिल्कुल डेजर्ट एरिया था वहाँ पर 2-2 मुरब्बे ज़मीनें दी गई थी। तो वहाँ हम लोगों को, क्यों हम पंजाब में थे तो हमको आधा मुरब्बा ज़मीन मिली थी, हर परिवार को मिली थी। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया कि अपनी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं लिया। जिन लोगों ने ज़मीन का कब्ज़ा लिया तो वो वहाँ पर धीरे धीरे खेती करने लगे, नौकरी करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, और सिखिज़्म अपना लिया। इसलिए धीरे धीरे हम जितने भी हमारे रीति रिवाज थे वो सिखिज़्म के अनुसार होने लगे। आज भी हम जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण गुरुद्वारे में जाते हैं। गुरुद्वारे में जब होता है पाठ होता है तो अक्षर निकलता है, उस अक्षर पर ही हम बच्चे का नाम रखते हैं। इसी तरह से जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो हमारे यहाँ जो फेरे होते हैं, लावां होती हैं, वो गुरुद्वारे में ही होती हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ दिन नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता। जो भी तारीख हमें लगता है कि ये ठीक है तो हम उस दिन शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारी शादियाँ जो है अगर कि संडे को हुआ करती थी। तो वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ पर जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए तो वो भी अपने घर छोड़ के चले गए थे। तो उन घरों को हमारी सरकार ने हमको अलॉट कर दिया। जैसे हमारा गांव था मोहम्मदपुर रोही, और जैसे हमारा खिड़किली है, बिडालवा है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम रहते थे जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनके जो घर खाली थे वो हम लोगों को दे दिए गए। हमें भी जो है मोहम्मदपुर रोही के अंदर एक बड़ी हवेली दी गई थी जिसमें हम रहते थे। और वहाँ से जो है जो ज़मीनें हमें अंग्रेज़ सरकार ने दी थी, सरकार ने वहाँ से लैंड रिकॉर्ड ट्रांसफ़र किया, जैसा भी हुआ। तो हमारी सरकार ने
वही ज़मीनें पंजाब के अंदर हमें अलॉट करी, समझे। लेकिन बाद में जो है पंजाब का टुकड़ा हो गया, हरियाणा उसमें से निकल गया, कुछ हिस्सा राजस्थान में चला गया, कुछ हिमाचल में चला गया। तो इस तरह से क्या है कि अब वो बाकी की ज़मीनें जो थी वो हमारी हरियाणा में थी, और कुछ लोग जैसे हमारे नाना जी थे सरदार सुंदर सिंह जी, उनकी ज़मीन पंजाब में थी, डिस्ट्रिक्ट हबोर, गांव बकैनवाला में। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने आगे खेती करने लगे, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, और ये समझ लो कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो ग्रो करती चलेगी। आज हमारे यहाँ कई गजटेड ऑफिसर रिटायर हुए हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ एक फैमिली थी करतार सिंह की, तो करतार सिंह के 3 बच्चे थे, 4 लड़के थे। तो बड़ा लड़का ब्रिगेडियर बना, और उसके बाद में जो 3 लड़के थे मोहनलाल, सोहनलाल और मनोहर लाल, वे तीनों आईएएस अधिकारी बने। उन्होंने अपनी आईएएस नौकरी पूरी करी। आज भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर जो ये हमारी कॉलोनी है, इसके अंदर आप देखते होंगे बहुत से लड़के टीचर हैं, लेक्चरार हैं, बहुत सी लड़कियाँ नर्सिंग में हैं, और यहाँ से 4 या 5 डॉक्टर बन चुके हैं। बहुत से लोगों ने इंजीनियरिंग करी है। जैसे महेंद्र सिंह भाना थे, एक महेंद्र सिंह भाना जो बीडीए के अंदर डिप्टी सीएलए, डिप्टी चीफ लॉ ऑफिसर रिटायर हुए। दूसरे महेंद्र सिंह भाना थे सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र, उन्होंने आईआईटी किया, और आईआईटी करने के बाद में वो नॉर्थ ग्रिड के अपने ये नॉर्थ ग्रिड के था उसके वो चीफ बने थे, और चीफ बन के रिटायर हो गए। और वो इस समय बसंत बिहार में रहते हैं, उनकी फैमिली वहीं रहती है। तो इस तरह से वो ज़मीनें हमें वहाँ पर अलॉट हो गई। अलॉट होने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर हो गए। फिर हम वहाँ से जो बहुत से लोग जो थे जो नौकरी पर थे, वो लोग दिल्ली आ गए, उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर लोगों की दिल्ली हुई। तो दिल्ली आ गए, तो ये जो कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं, ये हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बना कर दी थी। दिल्ली में ऐसी 16 बस्तियाँ बनाई थी, उसका नाम तो मुझे याद है। जैसे एक कस्तूरबा नगर 1952 में, एक जो है मजनू का टीला, 2 एक लाजपत नगर, 3 एक गीता कॉलोनी, 4 एक करौल बाग रैगरपोरा के अंदर एक बस्ती बनाई थी, 5, और इस तरह से 16 बस्तियाँ थी। तो यहाँ पर हमें जो है ये जो एक तो 20 क्वार्टर बनाए गए, हाँ 20 क्वार्टर बनाए गए। ये 20 क्वार्टर हम लोगों को अलॉट किए गए। ये एक फंड उन्होंने मतलब रिलीज़ किया था, उस फंड के अंदर ये मकान बना के हमें दिए गए। उसके बाद 84 क्वार्टर बनाए थे, 84 मकान, जिसके अंदर जो सबको जो भी थे एप्लीकेबल जो वहाँ से आए थे उन लोगों को दिए। और उसके बाद में 36 क्वार्टर बनाए थे, जो लास्ट की 2 ब्लॉक हैं उनको बनाया था, तो वो भी हमारे लोगों को अलॉट की गई, और उन्हीं में ही हम लोग आज तक रह रहे थे। और साथ में क्या है कि उन्होंने, क्योंकि हमारे लोग सब मतलब सिख धर्म को मानते थे, तो सिख धर्म को मानते थे, इसलिए हमें एक प्लॉट, एक जो मकान जो है गुरुद्वारे के लिए दिया, जो 28/90 है सर, कौन सा 92 28/92 जो है उसकी अलॉटमेंट गुरुद्वारे के नाम से हुई। और वैसे पाकिस्तान की वो कुछ बताना चाहेंगे? पाकिस्तान में ऐसा है कि मैं जो दर्शन करने के लिए गया था 2022 में, पाकिस्तान गया था, बैसाखी के समय गया था, बैसाखी वाले दिन 10 दिन के लिए हम जब यहाँ से गए, यहाँ से हम जो है जिसमें हमने जाना था, हम जाके अमृतसर रुक गए। अमृतसर से हमने गाड़ी की और हम बाघा बॉर्डर पहुँचे। पहले ट्रेन से जाते थे लोग, लेकिन अब उन्होंने ट्रेन के बजाय जो रोड का रास्ता है वहाँ से मतलब कि वो क्रॉस करवाते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद में जब हमको पाकिस्तान में हम एंटर होते हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद में जैसे हम पाकिस्तान की सीमा में, तो वहाँ के सिख मुसलमान सब लोग वहाँ हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। सब लोगों ने फूल बरसाकर, मालाएं डालकर, जितने भी लोग गए थे जत्थे में, उस साल शायद 3000 से ज़्यादा लोग थे, तो उन सब का स्वागत करते हैं वो। फिर उसके बाद जो जितने भी गुरुद्वारे थे वहाँ से फिर बाहर जो है, बाहर उन्होंने लंगर लगा रखा था, वहाँ लंगर खाओ, फ्री में बसें लगा रखी थी, और जो है बस
वो एक मुश्त जो है टिकट देते थे। एक तो बस का टिकट देते थे, और जब वो बसें जो है लेकर लाहौर स्टेशन आती हैं, लाहौर स्टेशन आने के बाद में फिर वो एक मुश्त जो है इकट्ठा ही एक ही बार टिकट दे देते हैं। तो वो ट्रेन जो है, ट्रेन हमें लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती थी, और जहाँ स्टेशन पर उतरते थे तो बसें तैयार रहती, उन बसों पे बैठकर वो हमें गुरुद्वारे छोड़ती थी। तो इस तरह से जो है वो सभी गुरुद्वारों के दर्शन, जैसे मतलब कि मेन जैसे हम पंजा साहब, ननकाना साहब, उसके बाद में जो लाहौर का गुरुद्वारा है, फिर जो महाराजा रणजीत सिंह का पैलेस है, उसके बाद में जो ये अभी जो ये नया जो है जो अभी जो बॉर्डर पे क्या नाम है उसका, करतारपुर, उन सब के दर्शन करा के और वहाँ पर जो है हमें लाहौर में लास्ट स्टे करवाते हैं। और जितने भी लाहौर के गुरुद्वारे हैं सेवा की पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो, वो ऐसा है कि सबसे पहली बात क्या है कि हमारी करेंसी जो है उस समय जो है उसका रेट ये था कि हमारे 100 रुपये उनके 260 रुपये के बराबर, ठीक है। लेकिन हाई लेवल पे है। हाँ, नहीं मतलब हम यहाँ से 100 रुपये अगर उनको देते थे तो वो उसके हमें 260 रुपये देते थे एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये है कि लोग मतलब कि अपने सब जो है नौकरी भी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, और बाकी लोग खेती भी करते हैं, और हर जगह गुरुद्वारों में हमें मुस्लिम लोगों ने हमारा स्वागत किया। इसी तरह से जहाँ वैसे उनसे जब कल्चर वगैरह के बारे में पूछा तो जो ये बार बार कहते हैं ना कि भी वहाँ के लोग आज भी पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पूरा सिंध जो है हिंदुओं से भरा पड़ा है। उसके बाद आपका क्वेटा शहर है, वहाँ हमारे समाज के जितने लोग हैं वो हिंदू हैं, वहाँ पे हिंगलाज माता के दर्शन करने जाते हैं, और बाकी मंदिरों में उन्होंने अपने बना रखे हैं। किसी तरह की उनको कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। और बाकी जो कुछ लोग थे जैसे हम सिख बन गए, तो वो लोग भी धीरे धीरे मुसलमान बन गए, जो ख़ासतौर पे लाहौर साइड के, रावलपिंडी साइड के, क्योंकि वो जैसे रहते थे आदमी नए जो आए सब लोग वहाँ रहते, तो उन्होंने किसी ने उनसे ज़बरदस्ती धर्म नहीं बदलवाया, वे अपनी इच्छा से ही उन्होंने अपना धर्म, उनकी चॉइस थी। तो हमें वहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। वहाँ फिर हम जो है जैसे लाहौर में हमें जो है घूमने की परमिशन मिलती है, वैसे तो क्या है कि हम गुरुद्वारे के अंदर ही रहते हैं। जब दूसरे गुरुद्वारे में जाते हैं तो बस लेकर वो बस जो है हमें लेकर दूसरे गुरुद्वारे चली जाती है। लेकिन लाहौर के अंदर मतलब 2 दिन के लिए जो होता है स्टे होता है, उसमें आप मतलब गुरुद्वारे में भी दर्शन भी करो, कीर्तन भी सुनो, उसके बाद में आपको शॉपिंग करनी है, कहीं घूमना है, तो वहाँ फिर हमसे जैसे हम लोगों ने क्योंकि सोशल मीडिया से जो है बहुत से लोग संपर्क में थे अपनी ही कम्युनिटी के, तो बहुत से लोग गुरुद्वारे में मिलने आए थे। अच्छा। हाँ, तो गुरुद्वारे में मिलने आए थे, तो 4-5 लोग तो गुरुद्वारे में वहाँ पर, एक तो जो हमारे जहाँ हम रहते थे उन्नी चक मिंट गोरी और तहसील बिहाड़ी, तो वहाँ की जो मेयर थी लेडी, नाम उसका मुझे इस समय ध्यान नहीं, वो भी हमसे मिलने के लिए आई थी, और भी अनेक मतलब हाँ। तो इस तरह से हमारा जीवन करते करते आज यहाँ आ गया। सबसे मैं आज भी मतलब कि थैंकफुल हूँ इस बात का कि हम जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बारे में जो बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नहीं था, वो उसका नाम ज़रूर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, बट दैट वाज द रिफॉर्मेटरी एक्ट। उसके अंदर एक डिसिप्लिन था, सभी लोगों को जितने भी लोग होते थे उनको पास दे दिए जाते थे। सबकी जो है 2 टाइम जैसे स्कूल के अंदर अटेंडेंस लगती है, तो इसी तरह सबकी अटेंडेंस लगती थी। कोई आदमी जो है यहाँ से सेटलमेंट से निकल कर कहीं चला तो नहीं गया, और सेटलमेंट भी कोई ऐसी जेलें नहीं थी जिसको जेल कहा जाता है। सेटलमेंटों की या तो वो वहाँ पर कांटे की तारें होती थी, या जो है 4 फुट की बाउंड्री होती थी। अगर हम इस तरह के क्या क्रिमिनल्स लोग होते तो हम उसको कहीं भी भाग सकते थे। फिर जब हम एक सेटलमेंट से दूसरी सेटलमेंट में, जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ
और मेरा कोई भाई दूसरी सेटलमेंट में है, उसके यहाँ कोई खुशी है, गमी है, मुझे जाना है, तो फिर हम अपने सुपरिटेंडेंट से परमिशन ले लेते थे कि परमिशन भाई, लेकर जाना पड़ता था। हाँ परमिशन लेके, तो वो सुपरिटेंडेंट हमें परमिशन दे देता था। फिर वो परमिशन लेके हम दूसरी सेटलमेंट में जाते थे, तो दूसरी सेटलमेंट में जाके वो परमिशन हम उनको दिखाते थे, और दिखाने के बाद में जो है वो हम वहाँ पर एंटर हो जाते थे। फिर जो 4 दिन की होती थी, 3 दिन की होती, वहाँ 4 दिन 3 दिन रहने के बाद में फिर दोबारा वहाँ रिपोर्टिंग करते थे कि जी आज मैं जा रहा हूँ। तो फिर एक तरह से वो एक लेटर दे देते थे कि ठीक है आप जाओ नहीं, तो फिर आगे हम अब वापस अपनी सेटलमेंट में आ जाते थे। और उसके बावजूद भी सेटलमेंट में जो लोग मतलब ये समझो कि फिर भी कोई सुधरते नहीं थे या कोई गलत काम करते थे, तो उनके लिए जो है हमारे लोग तो अपनी भाषा फॉर्मेटरी बोलते हैं, लेकिन रिफॉर्मेटरी उसके लिए क्या है कि एक उनको दंड देने के लिए मतलब एक हॉल टाइप बने होते थे, वहाँ उनको ले जाकर और उनको दंडित किया जाता था। उनको जो भी जिस तरह से वो करते होंगे, तो वहाँ पर जो है वो फिर उसको, ताकि वो उसके मन में एक भय हो जाए कि हाँ मुझे यहीं पर रहना है और मुझे पढ़ना है, मुझे जो है एक सभ्य इंसान बनना है। तो इस तरह से जो है वो हुआ। उसके बाद में क्या, जो ज़मीनें हमें मिली, लेकिन हमने क्या कि जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, ज़मीन बढ़ती गई। अब बहुत से लोगों के पास ज़मीन खत्म हो गई, क्योंकि एक आदमी है उसके पास मान लो 12.5 किल्ला ज़मीन होती थी, क्योंकि उस समय जो पंजाब में, आज भी पंजाब हरियाणा में किला सिस्टम चलता है, एकड़ या बीघा नहीं चलता। तो वो जो क्या है कि चार बच्चों में बट गई, 4 बच्चों के आगे बच्चे हुई थी, इस तरह से बहुत से लोगों की ज़मीनें खत्म हो गई या उन लोगों की खत्म होगी। जैसे हमारे पिताजी जो थे सरदार हरशरण सिंह, तो वो रेलवे में थे, तो उनकी उनकी ड्यूटी यहाँ पे दिल्ली में लगी, और दिल्ली के अंदर ही जो है उन्होंने जब देखा कि मेरे तो सब बच्चे पढ़ गए, अब हमारे में जो क्या है, जो मेरे सबसे बड़े भाई थे वो भी रेलवे में थे, नंद सिंह जी, और उसके बाद में जो हरजीत सिंह जी थे वो भी जो है बैंक में मैनेजर रिटायर हुए। उसके बाद में मैं था, तो मैं भी एज ए बैंक मैनेजर रिटायर हुआ। उसके बाद में जो उससे छोटा था उसका अपना काम था, तो वो कोर्ट के अंदर जो है ये अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करते थे। तो उनको यही लगा कि हम जो है ये बच्चे तो गाँव जाएंगे नहीं, ये खेती तो करेंगे नहीं, और अगर ये नहीं करेंगे तो किसी को उस पर ठेके पे देंगे, तो जिसको देंगे तो वो ज़मीन कब्जा ना दे। इससे जो है हमने 1978 में हमारे पिताजी ने ज़मीन डिस्पोज कर दी, सेल आउट कर दी। और जैसे और कुछ होगा कि हम जैसे आप जैसे पूछो, हाँ? गए हो, जैसे भी घर देखा हो, जैसे आखिरी मीन्स नहीं, वो ऐसा कि घर देखने को तो अलाउड नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ का हमारा जो वीज़ा था ना, वो सिर्फ हमारे गुरुद्वारों का वीज़ा था। तो गुरुद्वारों के अलावा जिसको भी हमसे मिलना था वो गुरुद्वारे में आके मिलता था। लाहौर में हम लोगों बाहर बैठ के, जैसे होता है एक गार्डन टाइप में, वहाँ जाकर बैठकर हमने बहुत से लोग आए मिलने, उनसे बैठकर बातें की, और 3-4 लोग तो गुरुद्वारे के अंदर ही, रोहड़ी साहब गुरुद्वारा है लाहौर में, वहाँ आकर बैठकर बातचीत करी। तो इस तरह से वो रहा और बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे दिमाग में एक फैक्टर था कि भाई मुस्लिम लोग तो हमसे वेट करते हैं, लेकिन हमें वहाँ लगा कि मुस्लिम लोग तो, जब हमारी ट्रेन चलती थी तो वहाँ के लोगों को तो पता है कि ये वो ट्रेन है, वो स्पेशल ट्रेन होती है कि ये तो इंडिया के लोग हैं। तो लोग जो है मतलब घरों से निकल कर और बाहर खड़े हो जाते थे, दूर से ही मतलब कि हाथ हिला ला के वेलकम करते थे, दुनिया भर की भीड़। और उनको रोकने के लिए कि आगे ना आए, तो उनके जो गलियाँ होती है ना उनको बंद कर दिया जाता था, कि ताकि ये आगे लाइन पे आके, मतलब कि जैसे होता आदमी भावेश के अंदर आके किसी को वेलकम करने आ जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए। और दूसरा ये भी होता कि कोई शरारती आदमी आके कोई पत्थर वत्थर ना मार दे, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना। अब सभी दिमाग तो जैसे नहीं होते, लेकिन वहाँ के लोगों ने हर जगह जहाँ भी हमें मिले, सब लोगों ने हमारा वेलकम किया, जो हमें मतलब कि हमारी कम्युनिटी के लिए थे, रिस्पेक्ट दी, हाँ पूरी रिस्पेक्ट दी। फुल तो रिस्पेक्ट। ये जो जिस तरह से मतलब आज देश की स्थिति है कि हम ज़्यादातर मतलब कि
ये कम्युनल उसके अंदर जो है लगे हुए हैं, तो हमें वहाँ ऐसा नहीं लगा। वहाँ पर लोग जो है कि कोई ऐसा मतलब कि जो रिलीजन को लेके कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी है इशू नहीं थे रिलीजन, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कोई बड़ा। देखो छोटे मोटे झगड़े तो क्या कि यहाँ भी क्या होता है, यहाँ क्या है, भाई मेरा किसी मुसलमान से झगड़ा हो जाता है बाई चांस किसी बात पे, मान लो कुछ सब्जी बेच रहा है, उससे ही मेरा झगड़ा हो गया कि उस सब्जी महंगी दे रहा है, ये दे रहा, वो कर रहा, उसका झगड़ा हो, दूसरे क्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही देखो, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग अब आज हमारे देश के अंदर लगभग 22-23 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनके बाप दादा परदादा यहाँ पैदा हुए, यहाँ जन्मे, उनको यहाँ की धरती से प्यार था ना, इस देश से प्यार था ना, नहीं तो वो भी पाकिस्तान चले जाते। अब ऐसे बहुत से लोग हिंदू थे जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए। वो क्यों चले गए कि मान लो वो 4 फैमिली थी और उनके रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, तो वो यहाँ छोड़ के वहाँ चले गए। तो माइग्रेशन तो जिसे कहते हैं ना, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हुआ। और मेन तो उसका कारण वही था कि दंगे भड़कना। अब दंगे क्यों भड़के, कैसे भड़के, किसने भड़काए, मतलब हम उनको कहते हैं कि उन्होंने मतलब कि हमारे लोगों को काट काट के ट्रेनें काट के भेजा, वो लोग कहते हैं कि उधर से मतलब लोगों को काट काट के ट्रेनों से भेज रहे थे। लेकिन दंगे का कभी नहीं पता लगता कि दंगे कैसे भड़के, क्यों भड़के और किसने भड़काए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वो मैंने सुना कि वहाँ पे मतलब कि वुमेन्स के साथ गलत होता था। नहीं है, सुना था मैंने ऐसे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो जिस समय देखो मैं बताऊं आपको, जिस समय लोग पार्टीशन के टाइम उधर से इधर आ रहे थे, अब क्या होता है जब भी मान लो दंगा फसाद होता है तो आम आदमी कभी लड़ने जाता है? जाता है कभी आम आदमी? नहीं जाता ना। तो पढ़ा लिखा इंसान दंगा करने के लिए जाता है? नहीं जाता ना। जो लोग मतलब कि एक तरह से बैड एलिमेंट्स होते हैं, जिनको लूट खसोट करनी होती है, तो बहुत से लोग जैसे आ रहे थे तो उनको बहुत से लोगों ने जो थे, मगर जैसे लड़कियां छीनने की कोशिश करी, किसी के पास कोई सामान है तो उसको छीनने की कोशिश करी, कोई मतलब कि क्योंकि सारे उसकी मिलिट्री की कस्टडी में आ रहे थे, पुलिस कस्टडी में आते थे, तो उसके बावजूद भी मतलब कि हमले हुए हैं। एक हमारी जो मासी थी वीर कौर, तो उसके साथ लड़की थी, उसको वो जो है मतलब कि वो जो पठान छीन के ले जा रहा था, छीनने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसको ऐसे मतलब कि अच्छी तरह से पकड़ लिया। उसने कोई फरसा वर्सा मारा, उसका हाथ कट गया था, लेकिन उसने लड़की नहीं छोड़ी। तो उसका हाथ तुमने देखा भी होगा शायद, नहीं तुमने नहीं देखा होगा, वो तो तुम्हारे से पैदा होने से पहले शायद चली गई थी। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन हमारा यही है कि जो भी मतलब ये कुछ है, हमें जो हम धर्म के आधार पर मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब हमारे लोग सिख होने के बावजूद भी जो है गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारों की यात्राएं करके आते हैं, और पाकिस्तान में भी यात्रा पे जाते हैं। पाकिस्तान में 2 बार यात्राएं जाती हैं, एक गुरुपुरब पर, एक बैसाखी पर, और एक महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पर। तो उसमें लोग जाते हैं, और कोई हमारे लोग तो जाते हैं, उसके अलावा भी जो है मतलब कि हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी वो लोग जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई इस तरह का मतलब कि भेदभाव लगता तो कोई क्यों जाएगा? फिर तो जाने का मतलब ही नहीं। तो ये सब है, और जो है हमें तो यही सोच के चलना चाहिए कि ये देश क्या कोई भी देश, जब किन्हीं भी 2 देशों में युद्ध होता है तो नुकसान दोनों देशों का होता है। आपका कोई जो जीत जाएगा ना, नुकसान उसका भी होता है। अब देखो आज रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पता नहीं रशिया को कितना नुकसान हो चुका होगा और यूक्रेन को कितना हो चुका है। आज मेरे ख्याल में 3 साल से ऊपर हो गए और वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे गोले बम बरसा रहे हैं।
उनके लोग मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, उनके हवाई जहाज गिर रहे हैं, उनके हवाई जहाज गिर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं हो पा रही। दूसरा क्या है कि किसी भी चीज़ को हमें बड़ी शांति के साथ सोचना चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है संविधान में है। देश का कानून इतना सशक्त है कि वो हर अपराधी को सजा देता है, अगर न्यायपालिका ईमानदार है तो। न्यायपालिका का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और अगर न्यायपालिका ईमानदार है तो कोई भी अपराधी जो है न्यायपालिका से नहीं बच पाता। आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो उसका मतलब यही है। और कानून में ऐसी व्यवस्था है कि बाकायदा दोनों पक्षों को सुना जाता है, गवाहों को सुना जाता है। जब जो है न्यायपालिका सेटिस्फाई होती है कि हाँ इस आदमी ने सच में अपराध किया है, तो उसको सज़ा देती है। फिर सज़ा का भी हर तरह के जुर्म के लिए एक सज़ा का जो प्रावधान है कि ऐसा होगा तो इसमें अधिकतम सज़ा इतनी है, इसमें हुआ तो इतनी है। अब भारत के अंदर जो है एक तरह से फांसी पे रोक नहीं है, लेकिन जो है ज़्यादातर लोगों को फांसी दी जाती है जब तक अपराध की क्रूरता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपराधी इतना क्रूर है कि अब उसका जिंदा रहना बिल्कुल जरूरी है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरह की है। और बाकी तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी हुआ, बंटवारा हुआ दोनों देशों की, जो भी हमारे मुखिया थे, जो भी मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो लोगों के, क्योंकि उस समय नेहरू गांधी वगैरह जब हिंदुस्तान में दंगे हुए तो गांधी जी ने अनशन भी किया कि भाई ये दंगे नहीं होने चाहिए, बड़ी कोशिश करी कि दंगे रुक जाए। उधर का तो हमें पता नहीं। तो जो है कि हमारा देश जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। अब हमारे लोग जो है मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं ना लोग। अब ये देखो, मैं गया था एक बार अजमेर, मेरा ट्रेनिंग था, तब मुझे वो दोस्त ले गए थे वहाँ पर अजमेर शरीफ की जगह पर। वहाँ पे तो मुझे लगा कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जा रहे थे। तो इसका मतलब कि हमारे मतलब आम आदमी तो जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी होते हैं, जो धर्म के प्रति जो ज़्यादा वो होते हैं, वो ऐसा करते हैं। उनको क्या कर सकते हैं, उसको तो आम आदमी तो रोक नहीं सकता। और जो कोई भी दंगा फसाद कुछ भी होता है, किसी उस दंगों में किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी सांसद का, किसी विधायक का बच्चा नहीं होता, आम लोग होते हैं। किसी बड़े अधिकारी का बच्चा नहीं होता, किसी वेल एजुकेटेड क्लास के आदमी का नहीं होता, किसी कॉर्पोरेट ग्रुप का बच्चा नहीं होता। आम आदमी जो होते हैं वही झगड़ा करते हैं, वही करते हैं, वही मरते हैं, और एक दिन दंगा शांत हो जाता है। कुछ लोग उठा के वो जेलों में डाल देते हैं, उनको जब भी सजा मिलती है मिलती रहती है। और कुछ पूछना है तो चलो ठीक है। वैसे तो मैंने शॉर्ट में जितना मुझे जानकारी थी थोड़ी बहुत वो बताने की कोशिश करी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो।